अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें। माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 25 इयर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म नो ऑल अबाउट 1991 इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज के भारत को देखिए तो दिखाई देती है बाजारों की चमक दमक, सड़कों पर दौड़ती तरह तरह की गाड़ियां, बड़े बड़े मॉल और उनमें दुनिया भर के ब्रांड। एक जमाना था जब सड़कों पर दिखाई देती थी सिर्फ एम्बेसडर और फिएट कार। आज नजर आती हैं सरपट भागती BMW, जैगुआर, मर्सिडीज, ऑडी। पहले सिर्फ घर में एक फोन हुआ करता था, आज हर हाथ में मोबाइल है। पहले सिर्फ एक दूरदर्शन हुआ करता था, आज हजारों चैनल हैं। पहले सिर्फ सरकारी नौकरियां थीं, आज प्राइवेट कंपनीज में लाखों नौकरियां हैं। बहुत पुरानी बात नहीं जब हमारे देश में लाइसेंस परमिट का राज था। हमारा देश एक बंद अर्थव्यवस्था था, जहां से बाहर निकलने की शुरुआत हुई 1991 में। बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था बनने के 25 साल पूरे हो रहे हैं। आज 25 साल बाद हमारे लिए इस सवाल का जवाब जानना भी जरूरी है कि वो कौन से हालात थे जिनमें ये बदलाव किए गए। जनवरी 1991, नई दिल्ली। यह महीना भारत के लिए मुश्किलों से भरा था। देश की आर्थिक हालत बिगड़ी हुई थी, इस हद तक कि कर्जदारों को लौटाने के लिए डॉलर ना के बराबर थे। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया जाता तो जल्द ही भारत की गिनती उन देशों में होती जो कर्ज लेकर लौटाने में सक्षम नहीं थे। यही नहीं, देश तब भी तेल के लिए आयात पर ही निर्भर था और तब तेल आयात करने के लिए सिर्फ 7 दिन का पैसा बचा था, यानी हफ्ते भर बाद भारत कच्चा तेल नहीं खरीद सकता था। अगर ऐसा होता तो कुछ ही दिनों में पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो जाते, घरों में गैस सिलेंडर की सप्लाई रुक जाती। ये आम लोगों के लिए एक बड़ा संकट हो सकता था। भारत के लिए यह सबसे मुश्किल दौर था। इस हाल में दिल्ली के वित्त मंत्रालय में एक अहम मुलाकात हुई। मुलाकात करने वाले थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर एस वेंकटरमणन और डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे। सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सैकड़ों टन सोना है। अगर हम इसे गिरवी रखते हैं तो देश को काफी राहत मिल जाएगी। अगर देश मुश्किल में हो तो रिजर्व बैंक ऐसा कर सकता है। देश के हालात इतने बुरे हो गए थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने मनमोहन सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि देश का सोना गिरवी रख दिया जाए, देश के गोल्ड रिजर्व्स को गिरवी रख दिया जाए। मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री के एडवाइजर थे। वो ये बात सुनते ही चौंक गए और सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को प्रधानमंत्री के पास ले गए। प्रधानमंत्री जी, आरबीआई गवर्नर के पास आर्थिक संकट से निकलने का एक प्रपोजल है। सर, आरबीआई मुश्किल घड़ी में अपने गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल कर सकती है। हम इंटरनेशनल बैंक्स में अपना सोना गिरवी देंगे तो उसके एवज में हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा। जनवरी की उस बहुत अहम बैठक में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने आरबीआई के गवर्नर को हिंदुस्तान के
सोने को गिरवे रखने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ में यह भी कहा कि यह बात राजीव गांधी को बता दें। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कहे मुताबिक आरबीआई गवर्नर एस वेंकट रमणन ने राजीव गांधी से मुलाकात की। तब राजीव गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी चंद्रशेखर सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। आरबीआई गवर्नर एस वेंकट रमणन को राजीव गांधी ने सोना गिरवी रखने के फैसले पर रजामंदी दे दी और जल्द ही फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने भी अपनी सहमति दे दी। जब सोना गिरवी रखने की फाइल यशवंत सिन्हा के सामने आई, उस वक्त चंद्रशेखर सरकार गिर चुकी थी और केयरटेकर मिनिस्ट्री ही काम कर रही थी। यशवंत सिन्हा पटना में थे। क्या बात है, आप पटना में कैसे? सर ये फाइल, इस पे आपका अप्रूवल चाहिए। क्या प्रयोजन है? सर 20,000 किलोग्राम सोना जो हम बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखेंगे, इससे हमें 20 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। इस दस्तखत के साथ ही 20,000 किलोग्राम सोना विदेश में गिरवी रखने का रास्ता साफ हो गया। ये वो सोना था जो भारत के कस्टम विभाग ने बरसों से स्मगलिंग के दौरान पकड़ा था और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखा गया था। इस सोने को रातों रात स्विट्जरलैंड भेजा गया, लेकिन इससे मिलने वाली राहत नाकाफी थी। जल्द ही 47,000 किलोग्राम सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखने का फैसला किया गया। इससे लगभग 1100 करोड़ रुपए भारत को मिले, लेकिन ये बात ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रह सकी। पत्रकार शंकर अय्यर ने इस खुफिया कार्यवाही की रिपोर्ट तस्वीरों के साथ छाप दी। रविवार का दिन था, मैं गया एयरपोर्ट पर और मैंने देखा जहाज को। फिर हमने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से पता लगाया एटीसी से कि कहाँ जा रहा है, इसमें लोड क्या है। फिर वहाँ पर नीचे हमने अजीब सा दृश्य देखा। मैंने देखा कि आरबीआई के बड़े सारे वैन्स खड़े थे और बहुत सारी सिक्योरिटी थी। तो कस्टम्स के अफसरों ने मुझे कहा कि इतनी सिक्योरिटी कभी दिखाई नहीं देती थी, उन्होंने देखा ही नहीं। तो हमने सारा कुछ जब तहकीकात करके तो पता एकदम कंफर्म ही हो गया, समझिए कि यहाँ से सोना बाहर ले जाया जा रहा है। नवंबर 1990 में देश की इकोनॉमी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा के हाथ आई। सोना गिरवी रखने के हालात जाहिर है एक दिन में तो पैदा नहीं हुए थे। तो ये हालात कैसे आए और क्यों, और क्या इस हालात में से निकलने के लिए सिर्फ यही रास्ता था या कोई और रास्ता भी हो सकता था? देश की बदहाली का सबसे बड़ा कारण लाइसेंस परमिट राज माना जाता है। जब सोना गिरवी रखने का फैसला सरकार ने किया, तब सिर्फ फैक्ट्री लगाने के लिए ही सरकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, बल्कि फैक्ट्री में कितना उत्पादन होगा, तैयार माल किस दाम पर बिकेगा, ये सब सरकार ही तय करती थी। इसके साथ ही विदेशी निवेश ना के बराबर था। विदेशी बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF जैसी कर्ज देने वाली एजेंसियां इसमें बदलाव की मांग कर रही थी। राजीव गांधी सरकार के अंतिम दिनों तक हालात काफी बिगड़ चुके थे। 1988 में IMF के चीफ मिशेल कैमेडस ने खुद आके राजीव गांधी से कहा कि आपके यहाँ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिस तरह का फिस्कल डेफिसिट है, इससे मुझे लगता है जो चालू खाता और खर्चा वाला खाता है जो, उसमें कठिनाइयाँ आपको आगे आएगी और शायद आप एक क्राइसिस में आ सकते हैं, तो आप IMF के पास जाइए। राजीव गांधी ने एग्री किया था, लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने लोग थे उन्होंने मना कर दिया। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह की सरकार बनी, लेकिन उन्होंने भी देश की बिगड़ती आर्थिक हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 1990 के नवंबर महीने में चंद्रशेखर की सरकार सत्ता में आई। अब सारा दारोमदार प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर था। तभी दुनिया में एक बड़ी घटना घटी। सद्दाम हुसैन के इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका इराक पर हमले की तैयारी कर रहा था। भारत के लिए इससे बड़ी मुश्किल हो गई। तेल के दाम आसमान छूने लगे। पहले महीने में भारत को 500 करोड़ से ज्यादा खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब उसे 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था। इस घटना ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी।
गल्फ वॉर ने भारत सरकार को न सिर्फ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बल्कि अपनी फॉरेन पॉलिसी भी बदलने पर मजबूर कर दिया। अब आप याद रखिए कि भारत हमेशा अरब देशों के पक्ष में रहा है, जिसमें इराक भी शामिल है। हुआ ऐसे कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुद आईएमएफ से कर्जे की अपील की। अब अमेरिका की इजाजत के बगैर भारत को आईएमएफ से कर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि आईएमएफ में अमेरिका के 80% से ज्यादा वोट हैं। अब भारत को कर्जा देने के लिए अमेरिका ने भारत सरकार पे बहुत बड़ी शर्त रखी कि अमेरिका के फाइटर जहाज, फाइटर जेट्स जो इराक पर सख्त हमला कर रहे थे उस वक्त, उनको भारत की भूमि पर लैंड होने की, तेल लेने की, रिफ्यूल करने की इजाजत दी जाए। अमेरिका के फाइटर जेट्स को तेल लेने के लिए लैंडिंग की इजाजत का मतलब था लड़ाई में अमेरिका का सहयोगी होना। क्या भारत इसके लिए तैयार था? अमेरिका से बातचीत का जिम्मा सुब्रमण्यम स्वामी के पास था। उस समय अमेरिकन एम्बेसडर मुझे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ गल्फ वॉर होने वाली है और हमारी जहाज़ों को फिलीपींस से सऊदी अरेबिया तक पहुँचाना है इराक से लड़ने के लिए, तो रास्ते में हमें कहीं रुकना पड़ेगा, तो आप क्या ऐसा हमें अनुमति देंगे? तो उन्होंने ये पूछा हमें, हम क्या दे सकते हैं, हम जो खर्चा है उतरने का, तेल का, उसका 3 गुना ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा देंगे। मैंने कहा नहीं, उससे हमारे काम नहीं बनती, हमारी पॉलिसी बदलनी है। तो फिर हमें निश्चित तौर पर आईएमएफ से $2 बिलियन बिना शर्त मिलनी चाहिए। 9 जनवरी को भारत सरकार ने अमेरिकी लड़ाकू जहाजों को मुंबई में तेल भरने की इजाजत दे दी। 17 जनवरी 1991 को अमेरिका ने इराक पर बमबारी शुरू की। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अमेरिकी कार्रवाई को सही ठहराया और अगले ही दिन आईएमएफ ने $1 अरब 3 करोड़ जारी कर दिए। लेकिन आईएमएफ के इस कर्ज के बावजूद भारत की स्थिति डांवाडोल ही रही और आखिरकार भारत को सोना गिरवी रखने का फैसला करना पड़ा, लेकिन इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली गई। ये तो एक कैबिनेट की फैसला नहीं थी और ना एक जो सीनियर मिनिस्टर्स थे उनमें के बीच में प्रधानमंत्री ने पूछ कर की थी। I don't want to disown what I have done. The whole thing, I did not take any loan during my regime. Loans were taken by others. These were market borrowings. In market borrowings, if anybody demands, you will have to pay back within 24 hours. If you don't pay, the country is discredited. And you are in default. You are in default. At that time, this suggestion came to me that we should mortgage the gold for mere 300 or 400, I don't remember, very paltry amount. I told the officers that you should try to get this money from the Indian people itself. But you know, at that time my hands were tied. देश का सोना 2 खेप में गिरवी रखा गया था। पहली खेप स्विट्जरलैंड के यूबीएस और दूसरी खेप बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान भेजी गई। इसके बाद ही इसकी खबर लोगों को लगी, लेकिन तब तक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जगह नरसिंह राव का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। ये वो वक्त था जब देश के आर्थिक हालात खराब थे। गल्फ वॉर यानी खाड़ी युद्ध ने तेल के आयात पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी और अब नरसिंह राव के सामने हालात सुधारने की बड़ी चुनौती सामने थी। 25 साल पहले यही वो वक्त था जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई।
21 जून को नरसिम्हा राव की सरकार शपथ लेने के लिए तैयार थी। नरसिम्हा राव के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल था कि अगला फाइनेंस मिनिस्टर किसे बनाया जाए। नरसिम्हा राव की इस काम में मदद कर रहे थे डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर। नरसिम्हा राव और पीसी अलेक्जेंडर ने सबसे पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर और बड़े इकोनॉमिस्ट आईजी पटेल को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का ऑफर दिया, लेकिन आईजी पटेल ने ऑफर ठुकरा दिया। इसके बाद में पीसी अलेक्जेंडर, इन्होंने नरसिम्हा राव को सुझाव दिया कि शायद हम लोगों को मनमोहन सिंह से बात करनी चाहिए। और जिस दिन सरकार बननी थी, जिस दिन कैबिनेट स्वेरिंग इन था, उस दिन के सवेरे में उनको बताया गया कि आप वित्त मंत्री, आपको कैबिनेट में ज्वाइन होना है। पीसी अलेक्जेंडर ने 19 तारीख को मनमोहन सिंह से उनकी रजामंदी ली थी, लेकिन 2 दिन तक उनके पास कोई फोन नहीं आया। मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन बन गए थे। उनके दफ्तर में 21 जून को फोन आया। फोन पर थे नरसिम्हा राव, देश के अगले प्रधानमंत्री। डॉक्टर सिंह, आप दफ्तर में क्या कर रहे हैं? घर जाइए और कपड़े बदल कर सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच जाइए। अगले दिन नरसिम्हा राव ने टीवी पर अपनी मंशा साफ कर दी। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। साल दर साल अपनी आर्थिक क्षमता से ज्यादा सरकार और देश खर्च नहीं कर सकता। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। आर्थिक समस्या को खत्म करने के लिए हमने कमर कस ली है। कुछ इस तरह मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बने। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने साफ साफ कह दिया कि अब देश के सामने कोई और रास्ता नहीं है। और इस घोषणा के साथ ही 1 महीने में मनमोहन सिंह ने संसद के सामने अपना पहला बजट पेश किया और विक्टर ह्यूगो के लफ्ज इस्तेमाल किए। कहा, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। मतलब ऐसी कोई सोच जिसका वक्त आ गया है, उसे दुनिया में कोई भी ताकत अब रोक नहीं सकती। और ये सोच थी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जिस दिन मनमोहन सिंह ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया, उससे पहले 2 बार डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटाई जा चुकी थी। तब डॉलर की कीमत सरकार तय करती थी। अब आईएमएफ के दबाव में सरकार ने रुपए की कीमत कम कर दी थी। कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री में कितना उत्पादन करेगी, किस दाम पर उसे बेचेगी, ये सारी बातें इससे पहले तक सरकार तय करती थी। विदेशी कंपनियां अपना पैसा ना के बराबर लगा सकती थीं। सरकार ने ये सारी पाबंदियां हटा ली। सरकार स्कूटर, घड़ी और टेलीविजन तक बनाती थी। सरकार ने इन कामों से अपना हाथ खींच लिया और प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देने लगी। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के इन फैसलों का पार्टी के अंदर और बाहर विरोध होता रहा। नरसिम्हा राव ने खुद इंडस्ट्री मंत्रालय अपने पास रखा और एक के बाद एक फैसले किए। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जिसमें लाइसेंस राज हटाया गया था, वो नरसिम्हा राव की देखरेख में बना, क्योंकि अमरनाथ वर्मा प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके गवर्नमेंट में आ गए थे, उनके पीएमओ में आए थे। तीसरी बात, इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन था उस वक्त? नरसिम्हा राव थे। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, जो सबसे बड़ा फैसला था जो रिफॉर्म्स का, लाइसेंस राज को मिटाना, वो नरसिम्हा राव ने लिया। I don't think I managed it. It was an objective situation which had its own impact, it had its own momentum. It was created. Dr. Manmohan Singh did his very best to push it forward. Behind him I stood like a rock. नरसिम्हा राव ने आर्थिक बदलावों के लिए सिर्फ मनमोहन सिंह का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे विपक्ष के नेताओं को भी जोड़कर रखा। उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था गैट कमीशन, ये जो सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सवाल, उसमें उन्होंने कैबिनेट रैंक दिया। तो जब भी ज़रूरत पड़ी वो कैबिनेट में बुलाते थे। तो
वास्तव में ये जो हमने ब्लूप्रिंट क्रियान्वित की थी, उसकी क्रियान्वित करने की जो शक्ति थी वो तो नरसिम्हा राव की थी, और मीडिया ने मनमोहन सिंह को सारा क्रेडिट दे दिया, परंतु आज मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नरसिंह राव की भूमिका अक्सर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाने तक सीमित कर दी जाती है। नरसिंह राव ने न सिर्फ मनमोहन सिंह को राजनीतिक उठापटक से बचाकर रखा, बल्कि बड़े फैसले लेने के लिए रास्ता साफ किया। It is the duo, the Prime Minister giving him the political wherewithal, the armor which he needs, and the Finance Minister being an expert in the job, in which I don't interfere unless I find that from the people there will be something like a backlash. Then of course I have to warn him, and he takes the warning. प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश के बाजार के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। बाहर से पैसा आना शुरू हुआ और पैसों से पैसा बनने का खेल भी शुरू हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स रोज बढ़ता रहा और सरकार ने कहा कि ये उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक सुधार का नतीजा है। पिछले 25 साल में देश इसी लिबरलाइजेशन की ताकत पर आगे बढ़ा है। 1991 में कई एक्सपर्ट्स की राय थी कि अर्थव्यवस्था को खोलने का मतलब होगा विदेशी कंपनियों या मल्टीनेशनल कंपनीज का वर्चस्व। इस बात का डर था कि भारतीय कंपनियां या तो दिवालिया हो जाएंगी या फिर विदेशी कंपनियों के लिए सप्लायर भर रह जाएंगी। हुआ इसका ठीक उल्टा। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से बहुत सी भारतीय कंपनियां कई गुना बड़ी हो गईं और इनमें से कई मल्टीनेशनल बन गईं। ये भारतीय कंपनियां सॉफ्टवेयर, कार से लेकर दवाइयों की कंपनियां थीं। हालांकि लेबर पर आधारित भारतीय कंपनियां उतनी सफल नहीं हो पाईं जितनी सेवा या ज्ञान के क्षेत्र की कंपनियां हुईं, और यही भविष्य भी दिखाई देता है। सही मायने में प्राइवेट सेक्टर ने भारत की चमत्कारी ग्रोथ की कहानी लिखी है और पब्लिक सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हो गई हैं। मगर जहां इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने देश को बेहतर स्थिति में पहुंचाया है, वहीं कुछ और काम किए जाने बाकी हैं। पिछले कुछ साल की आर्थिक तरक्की के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उसे किसी भी लिहाज से बहुत बेहतर नहीं माना जा सकता। यहां तक कि इन दोनों क्षेत्रों में नेपाल और बांग्लादेश ने भारत से कहीं बेहतर काम कर दिखाया है। हालांकि 1991 के भारत से 2016 के भारत की तुलना में हमने एक लंबा रास्ता तय किया है, मगर आज ये सवाल पूछा जाना भी जरूरी है कि क्या ये आर्थिक तरक्की हर हिंदुस्तानी तक पहुंच रही है? क्या गरीबी कम हुई है? क्या बेहतर जीवन के अवसर हर किसी के लिए उपलब्ध हैं? आज जहां हम खड़े हैं, वहां से इस आर्थिक खुलेपन को देश की आधी आबादी तक पहुंचाने के लिए सरकारों को और क्या कड़े फैसले लेने होंगे? 25 साल पहले देश उस स्थिति में था जब आर्थिक उदारीकरण के अलावा कोई चारा शायद ही बचा था। एक तरह से ये मजबूरी में लिया गया फैसला था। कहीं ऐसा ना हो कि करोड़ों गरीब देशवासियों को बेहतर जिंदगी देने के लिए हमें किसी और राजनीतिक या आर्थिक मजबूरी का ही इंतजार करना पड़े। जी जनाब। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चलो आपसे पूछ लेता हूँ, वो तो कमेंट्स में बाद में जवाब देंगे। इन दिनों में इस तरह की वीडियो सजेस्ट करने का क्या रीज़न? मतलब बुरा वक्त दिखाना? नहीं, मतलब ये है कि इस वक्त कंडीशन पाकिस्तान की इस तरह की बुरी है, इस तरीके की बुरी है। और दूसरी बात ये, मैं एक चीज़ पूरी वीडियो में सोच भी रही थी और ढूंढ भी रही थी कि मैं किस तरीके से पूछूंगी। खैर पूछ लेती हूँ कि 2016 की बात हो रही है कि उसमें इतना कुछ चेंजिंग आ गई थी, इतना अंतर आ गया था, स्टार्ट हो गया था। मतलब नहीं, वो कह रहे हैं 20-21 साल, 25 साल हो गए थे यार, बस अच्छा, उसमें ये कह रहे हैं कि 25 साल हो गए थे। 1991 से कहानी चली थी और फिर वो जो पॉलिसीज में चेंज आया, जो तफरीक हुई और फिर उस नई पॉलिसी को लेकर चले, तो 25 सालों में बड़ा
रिजल्ट देखने को मिला। तो मैं ये सोच रही हूँ अभी हम बैठे हैं 2022 में और अभी मोदी जी का दौर है और हम इतनी तरक्की इतनी प्रोग्रेस देख रहे हैं, तो जो 2016 में जो प्रोग्रेस हुई थी वो तो मुझे कुछ नहीं लग रही है जो आज के दौर में हो रही है, जो हम देख रहे हैं कि जिस एडवांस लेवल पर जा रहा है इंडिया। असल में हुआ क्या, हुआ ये कि जो तरक्की स्टार्ट हुई थी वो रुकी नहीं, वो रुकी नहीं और पहली ईंट रख दी गई। मतलब ये कि जो भी पीएम आए, जो भी लोग आए, कम से कम मैं समझता हूँ कम से कम ये आप लोगों की बहुत खुशनसीबी है कि वो आपके कंट्री से लॉयल थे, उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत थी। बेशक उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, मतलब लेकिन जो भी है उन्हें अपने कंट्री की फिक्र थी, अपना हिस्सा डाला उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना हिस्सा डाला, कोशिश की, जिस हद तक वो कर सकते, फिक्रमंद हुए वो। अच्छा, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम और बड़ा मतलब एक अलमिया है कि इससे वो अपना देश समझते ही नहीं है, इसे वो समझते ही नहीं है कि हमारी आने वाली नस्लों ने यहाँ रहना है, यहाँ पीना है, खाना है, पलना है, बढ़ना है। हमारे यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियन आए उनका मेन मकसद यही है कि किस तरीके से हमने अपने ख़जाना भरना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि मुझे बहुत खूबसूरत एक बात लगी, बहुत खूबसूरत लगी कि मुल्क की बका के लिए, मुल्क को एक बहुत बड़े संकट से निकालने के लिए एक फैसला हो रहा था गोल्ड का, कि गोल्ड को रिजर्व करना है, उसको वो देना है, गोल्ड रिजर्व को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, और मतलब ये गिरवी रखना, हमें गिरवी कहते हैं, गिरवी रखकर और पैसे। तो उन्होंने राजीव गांधी को भी शामिल किया, एतबार में लिया, एतमाद में लिया। सही। अच्छा, होता ये क्या है, होता ये है कि जब आप इतने बड़े फैसले लेते हो ना, बहुत बड़े फैसले, तो उसमें अगर कोई गलती हो गई, क्योंकि ये पता है ये वो फैसले होते हैं, आने वाली नस्लें आपको बदुआ देती हैं, आने वाली नस्लों पूरी ज़िंदगी आपको इतिहास में गलत लफ्ज़ों से लिखा जाता है कि आपने ये बहुत बड़ा गलत फैसला। अच्छा, उस वक्त लग रहा होता है कि ये सही है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो गलत भी निकल सकता है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल ऐसे ही। तो एतमाद में लेने से ये फ़ायदा होता है कि कल को कोई मसले मसाइल होते हैं, सबसे पहले तो अपोजिशन उंगली नहीं उठाएगी। सही, क्योंकि रजामंदी थी, उसकी भी रजामंदी शामिल थी। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ इस पूरी वीडियो में मुझे जो समझ आ रही है कि जितने भी बुरे हालात से इंडिया निकला, मतलब एक पीएम कौन थे, वो चंद्रशेखर और वो नरसिम्हा राव। अच्छा, जितने भी पीएम आए और गए, बहुत अरसे तक मनमोहन सिंह अपना किरदार अदा करते थे, फिर पीएम बन के बाद और फिर अब तक कुछ अर्से पहले हमने एक वीडियो देखी जिसमें वो मोदी जी को सलाह दे रहे हैं कि आप बेशक रशिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेशक आप रशिया ने आपका हर बुरे वक्त में साथ दिया, तो वो बता रहे थे कि असल आपकी जो वेल्थ है, असल आपकी जो मार्केट है, असल आपकी जो इनकम है वो यूरोप है। और ये सेम यही चीज़ हमारे, चीज़ को आपको नहीं भूलना, यही चीज़ हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट हैं वो भी बताते हैं कि अपना यूरोप से हमारा 60% और कौन सा वो एक GSP, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होता है यूरोप की कंट्रियों से। तो मनमोहन सिंह का इसका मतलब ये है कि इन्होंने बहुत बड़ा अपना एक किरदार अदा किया इंडिया को कहाँ से कहाँ तक लाने में, जबकि अब वो बेशक सियासत का हिस्सा नहीं है, बेशक वो किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उन्होंने अब भी अपनी सारी खिदमत अब भी दी हुई है, अब भी कहीं ना कहीं मशवरे की ज़रूरत है, वो बता रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इस पूरी कहानी में मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द हीरो जो कहेंगे वो मनमोहन सिंह को मैं कहूँगा, मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक। मैं ये कह रहा था कि इस पूरे इसमें सिनेरियो में मैंने ये देखा कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए या जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर आए, उनका मेन मकसद ये था मुल्क को मुश्किल से निकालना, ना कि अपनी तिजोरियाँ भरना, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और इसके उलट जो है मैं कहता हूँ हमारे कंट्री में है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरी जाएँ, अपने बैंक के जो स्विस बैंक है वहाँ पे अकाउंट है उनको भरा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अपने कंट्री से इनकी मोहब्बत जो थी इस बुरे वक्त से अपने कंट्री को निकाल के ले आए, और सेम यही सिचुएशन इस वक्त मैं कहता हूँ पाकिस्तान में चल रही है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि बात सारी ये है कि लॉयल्टी या ईमानदारी या अपने मुल्क से हुब्बुल वतनी जब आती है, जब आप ये सोचते हो कि मुझे इस मुल्क को छोड़ना नहीं है, मुझे यहीं रहना है, यहीं मरना है, लेकिन कभी
इसको छोड़कर भागना नहीं है। अब जब आपके दिल में ये ख्यालात हों कि जी मैं तो अपने स्विस बैंक भरूँ, जी मुझे तो लंदन में सेटल्ड होना है, मेरा तो सब कुछ वहीं है, वहीं मेरे फ्लैट्स हैं, वहीं मेरा प्रॉपर्टी है टोटल, और मुझे बस यहाँ पे लूटना है इसको और उसके बाद वहीं भाग जाना है, तो मैं क्यों दूँ इस मुल्क को कुछ। जैसे कि हम थोड़ी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं अब, क्योंकि हम 2022 में बैठे हैं और देख रहे हैं कि 7 साल से मोदी जी सत्ता में हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी सुना कि मोदी जी का इरादा है कि वो बाहर जाकर सेटल होंगे, या बाहर की उनके बैंक्स में बड़ी हेवी अमाउंट पड़ा हुआ है, या उनकी बड़ी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई है बाहर, और वो तो बस अभी यहाँ हैं जब तक उनकी सरकार है, उसके बाद तो उनको वहीं चले जाना है। तो जी हम सोचते कि हाँ भाई इन्होंने भी बड़ा करप्शन करा होगा, इन्होंने बड़ा लूटा होगा, इनको तो बाहर ही सेटल होना है। लेकिन हम अगर दूसरी तरफ अपने प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो उनका और इनका तो कोई मेल ही नहीं है ना। उनको तो देखें आप, हम हमेशा सुनते हैं लंदन में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको यहाँ पे जितना लूटना है, क्योंकि आखिर तो वैसे ही चल रहा है पाकिस्तान का। मैं तो बिल्कुल दो टोक बात करूँगी, और अभी भी वो जितना लूट सकते हैं लूटेंगे, उसके बाद वो बाहर चले जाएंगे। तो बात ये नहीं है कि हमारी बैड लक थी और उनकी गुड लक थी, बात ये है कि हमारे लोगों में और उनके लोगों में फ़र्क है। वो लोग बड़े हुब्बुल वतन हैं, उनके लिए सबसे बढ़कर अपना कंट्री है। इतनी लैंग्वेजेस होने के बावजूद, इतने रिलीजन होने के बावजूद वो सबसे पहले कहते हैं कि हम इंडियन हैं और हम इंडियन एक हैं। यूनिटी के साथ वो बात करते हैं, हमेशा अपने कंट्री को सर फहरिस्त रखते हैं, उसके बाद वो कोई और बात करें तो तभी तो ऐसा हुआ है कि 1991 में जब इतने बुरे हालात आए तो तब भी वो लोग डरे नहीं। वो लोग उनने ये नहीं सोचा कि जी बस अब तो ख़त्म, अब तो मुल्क हमारे हाथ से गया, अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं अपने मुल्क को चलाने के लिए, हमारी इकोनॉमी तो डूब रही है। 7 दिन रह गए थे, क्या आपने सुना था कि नहीं सुना था कि उसके बाद शायद वो कच्चा तेल भी नहीं खरीद पाते, लेकिन उसके बाद गोल्ड रिजर्व को यूज़ किया, किस तरीके से सर जोड़कर बैठ गए, अपोजिशन को भी अपने साथ मिलाया, उनकी भी रजामंदी शामिल करी और दिन दुगनी रात चुगनी में कहूँगी तरक्की करते चले गए। उन्होंने कहा कि 25 साल में 2016 तक इतनी तरक्की देखने को मिली है, और मैं हैरान हूँ कि अभी हम 2022 में बैठे हुए हैं और शायद 2016 में तो मुझे कुछ भी तरक्की नहीं दिख रही थी। समझे, उन्होंने पहले ही ट्रक दी थी, उन्होंने पॉलिसीज़ की शुरुआत कर दी थी, नई पॉलिसीज़ की, लेकिन उसको लेकर चले उसके बाद के मंत्री, उसके बाद के जो PMs थे, और अभी तक हम देख रहे हैं कि कितना कुछ बदल चुका है, इंडिया कितनी तरक्की कर चुका है, कितना आगे निकल चुका है कि अब उसका कोई सानी मुझे तो नहीं दिखता जिस तरीके से वो ग्रोथ कर रहा है। इकोनॉमिक्स लिबरेशन का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया मेरे ख्याल में कि जितनी भी बाहर की फॉरेन कंपनीज हैं आए सरमायाकारी करें, क्योंकि पहले पाबंदी थी। अच्छा, हमारे यहाँ पाबंदी तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सख्तियाँ इतनी है कि समझो पाबंदी ही है। इतने मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स, इतनी रजिस्ट्रेशन, इतने मामलात से गुजरना पड़ता है। किसी को भी अगर यहाँ पर कंपनी या फैक्ट्री लगानी है तो मैं कहता हूँ वो समूह कहेगा कि इससे बेहतर है कि मैं कहीं और जाके लगा दूँ। सही। तो इस वजह से मुल्क की तरक्की रुकती है, मुल्क की तरक्की में रुकावट आती है। तो ये इनकी पॉलिसी ने काम किया, और आज डर भी था लोगों को, जो वहाँ पे कंपनियों ने डर भी था कि कहीं मतलब है कि हमारे मसले मसाइल मतलब है कि हमें नुकसान ना हो बाहर की कंपनियों के आने से। अच्छा, मुझे थोड़ा सा हैरानगी हो रही है, मुझे अभी ट्रिलियंस में गई हुई इनकी इकोनॉमी, और क्या अगर हम थोड़ा सा 30 साल पहले चले जाएं, 30-31 साल पहले की बात है, 1991 में अगर हम चले जाएं तो तब इनके पास 7 दिन के लिए बस पैसे बचे थे क्रूड ऑयल लेने के। उसके बाद ये दिवाला हो चुके थे तकरीबन। अगर उस वक्त इनके जो PMs थे, उस वक्त जो इनके इकोनॉमिस्ट थे, उस वक्त जो इनके तज्ज़िया निगार थे, वो अगर सही से सहायता नहीं करते, अपने कंट्री को लेकर नहीं चलते, तो आज पता नहीं क्या होता। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त मैं कहता हूँ पाकिस्तान को भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मुल्क को इस कंडीशन से निकालें। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, ख़ास तौर पे इन सियासतदानों को मैं कहता हूँ पकड़ पकड़ के दिखानी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने किस कंडीशन से देश को निकाल के आज एक सुपर पावर की मतलब बिल्कुल करीब सुपर पावर के करीब। अच्छा, यानी कि ये जो एक चेंज आया है, ये जो एक नया इनकलाब आया इनकी पॉलिसीज़ में, तो इसके मतलब सहरा जाता है मनमोहन सिंह जी के सर। मैं समझता हूँ इनका भी काफ़ी किरदार रहा है, क्योंकि नरसिम्हा राव के हवाले से मैंने पहले भी वीडियो देखी थी कि उन्होंने इनको ही आगे रखा था, इन्हीं को बोला था, और बातचीत के लिए भी इनको ही ज़्यादा वो करा था कि ज़्यादा अच्छे से बात कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। और जैसे हमने थोड़े दिनों पहले भी ट्वीट देखा था जो इन्होंने मोदी जी के लिए किया था कि आपको चाहिए कि आप यूरोप को भी नज़रअंदाज ना करो। बेशक आपके रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी यूरोप हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो मुझे ऐसा लगता है, अच्छा ये भी कहा गया वीडियो में एक चीज़ की तरफ और निशानदेही कराई गई कि जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तब तो इन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन जब ये PM बने तब वो फिर भी वो चीज़ देखने को नहीं मिली।
ठीक है ना, क्योंकि नरसिम्हा राव जो अपने दौर में करके चले गए, ये उस लेवल का नहीं कर पाया, ऐसा शायद उनकी आवाम को लगता होगा, लेकिन मुझे अपने आप में ये एक बेहतरीन लीडर लगते हैं। क्योंकि मैंने जब भी इनकी वीडियोस देखी है, जब भी इनकी बातचीत सुनी है, जिस तरीके से मतलब हाजिर जवाब है, जिस तरीके से चीज़ों को सीरियस तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में बेहतरीन है। फाइनेंस के बहुत ज़बरदस्त समझते हैं फाइनेंस को। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।